नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मान्यता देने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। इस मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। वहीं स्वामी ने बताया कि इस संबंध में संस्कृति मंत्रालय ने बैठक भी की थी। तत्कालीन मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल ने इस मामले पर चर्चा की थी, लेकिन बाद में उन्हें दूसरा मंत्रालय दे दिया गया। लेकिन मेरी दलील सिर्फ इस बात पर है कि आप अपने पैर क्यों खींच रहे हैं। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं और जस्टिस पारदीवाला एक कोरम में एक आदेश पारित करेंगे, लेकिन जस्टिस नरसिम्हा के साथ नहीं है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा का कहना है कि वे सेतु समुद्रम परियोजना मामले में तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए वे इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। वहीं कोर्ट ने बीजेपी नेता स्वामी से कहा कि मामले से जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कहा कि वह और सबूत मंत्रालय को क्यों दे। उन्होंने बताया कि पहले ही वह मंत्रालय को कई पत्र भेज चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी का जवाब नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु के ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि राम सेतु लाखों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, लिहाजा इसे ना तोड़ा जाए। साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। उनका कहना है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन अब तक केंद्र ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ऐसे में कैबिनेट सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया जाए। वहीं इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हलफनामा तैयार हो रहा है, फरवरी के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम परियोजना और राम सेतु के बारे में कहा था कि समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाशेगी। मैं मानता हूं कि उनका यही एजेंडा रहा होगा कि पूजा के बहाने बाबा विश्वनाथ बनारस इसकी महत्वता बनी रहेगी, चलती रहेगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से यहां आएगा, यहां से चुनाव लड़ेगा, 14 लड़ेगा और फिर बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर के प्रांगण का इतना बड़ा जीर्णोद्धार करेगा कि दुनिया देखेगी। और उसी प्रांगण के अंदर वो जगह जहां असली बाबा विश्वनाथ मौजूद हैं, जब सब कुछ उसने कर दिया। आप इसको आध्यात्मिक तौर पे देखिए, आप इसको साइंटिफिक तौर पे देखिए। जब सब कुछ हो गया इस बनारस के अंदर, दुनिया में चर्चा हो गई। कभी पूछा आपने कि इतना बड़ा प्रांगण बनाया गया है, इसमें इतनी बड़ी मूर्ति महारानी अहिल्याबाई होलकर की क्यों है? उनको तो पता भी नहीं होगा, उनका कोई वंशज भी नहीं होगा। आज के नेताओं की तो चिंता रहे जिंदा ही मूर्ति लगवा लेते हैं, पता नहीं कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अहिल्याबाई होलकर को नहीं चिंता थी, लेकिन आज 2022 के भारत में बनारस जैसी नगरी में, जिसे मैं विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी मानता हूं, उसमें इतनी बड़ी मूर्ति लगी, उनका कोई वंशज नहीं देख पा रहा। आज लग गई। क्या उनको पता था कि 238 साल के बाद कोई एक आदमी आएगा, मंदिर बनाएगा? उसने भी करीब करीब सारा काम कर दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम है जो उन्होंने किया, और वो मेरे और आपके सामने और आज और कल की घटना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस पर विश्वास कीजिए। सब कुछ आप ही करेंगे, सबका श्रेय आपको ही मिलेगा, ये मुमकिन नहीं है। आप अपनी इनिंग अच्छे से ईमानदारी से खेलें, चले जाएं। आपने जो किया होगा, मैंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर 1780 में ये करके गई। 238 साल के बाद किसके भाग में ये काम आया कि उस आदमी ने पूरा वो बनाया, और जिसे आप खासतौर से बनारस के लोगों ने ज्ञान वापी मस्जिद, इसे 2 बार जरा अपने मन में दोहराइए, ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। दुनिया भर में, वहां से लेके मक्का से लेके अलक्सा मस्जिद तक और श्रीनगर की मस्जिद तक, मस्जिद का इस्तेमाल तो समय समय पे बारूद और गोलियां और बंदूक रखने के लिए होता है। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो असली शिवलिंग था,
जब सब कुछ बन गया, तब एक दिन आपके शहर की 4 साधारण सी महिलाएं, जिन्हें शायद समाज जानता भी नहीं होगा, वो इतनी आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं होंगी, कैसे उनके माध्यम से एक पिटीशन दाखिल हुई और वो पिटीशन चलते चलते इतने आगे पहुंच गई कि विष्णु शंकर जैन को ये उनके भाग्य में लिखा था, क्योंकि उनके नाम में ही मुझे लगता है विष्णु भी है और शंकर भी है, और उन्हीं को पता चला कि ये ज्ञान व्यापी के अंदर असली बाबा है। उन्होंने अपना रोल तय किया है। कौन दुनिया में विष्णु शंकर जैन को जानता है? कौन बहुत बड़े वकील हैं? साधारण से परिवार का लड़का है। पूरे देश में, दुनिया में पता चल गया कि असली शिवलिंग तो यहां रखा हुआ है, और वहीं उसी शिवलिंग के सामने ही नंदी बैठे हुए हैं। दुनिया में हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां शिवलिंग होता है उसके सामने नंदी होता है। और हमसे बड़े हमारे पूर्वज जो ज्ञान देते हैं, पार्लियामेंट से लेके बाहर निकलते हैं, आज तक नहीं कोई बोलता है इन बातों को। भारत का संविधान पढ़ा कभी आपने? कभी किताब खोल के देखी कि भाई संविधान की कॉपी एक बार खोल के देखें? नहीं देखी है। जिससे आपका और आपके राष्ट्र का और देश का भविष्य तय होना है, उसके बारे में कभी क्लासरूम के अलावा भी कुछ करा करिए। इसलिए हमारे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम था मिंटो सर्किल। उसमें 1 घंटा होता था एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का, लेकिन वो तो हमें कुछ और पढ़ाते थे, उनके पास तो वो नहीं था। आप हर क्लास में जो टीचर आपको लगता हो ये अच्छा कम्युनिकेट करता है, आपको उससे कोई बात करने में थोड़ा झिझक नहीं होती, उनसे कहिए किसी एक विषय पे जिसका सब्जेक्ट एकेडमिक से कोई मतलब नहीं है, उस पे बात करिए, वो ज़्यादा लंबा काम आएगा आपके। संविधान बना, संविधान के पहले पन्ने पे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? इंडिया दैट इज भारत। आपने पढ़ी कभी? देखी? कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए कि ये कल भी मैंने बोला, पहली लाइन की पहले 3 वर्ड है इंडिया दैट इज भारत। बात खत्म हो गई, आप आगे चले गए। लेकिन आपके पूर्वज उस समय भी, उन परिस्थितियों में भी कि जब पूरे तौर पे झूठ और मक्कारों का बोलबाला था, वही ताकत में थे, तब भी B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मंत्रणा की, बातचीत की, और देखिए अपना रोल प्ले कर गए। इसलिए मैंने कहा जो आपका हीरो होना चाहिए वो हीरो नहीं है, चाटुकार टाइप के लोग आपके हीरो हैं। और आज मैंने सुना है, आज ही पैदा हुए थे, अब कितना संकट है कि मुझे कोई कैसे याद रखे। तो मैंने कोई काम तो ऐसा नहीं, कुकर्म बहुत ऐसे किए जिसकी वजह से याद रखते हैं लोग। अब वो याद रखने के कारण उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडे को कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन मैं थोप दूंगा देश के ऊपर कि लोग मुझे जरूर याद रखेंगे कि 14 नवंबर को मैं पैदा हुआ था। तो उन्होंने क्या काम किया? कहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाए। उन्हें इतना बच्चों से प्यार था, उनका प्यार बच्चों के प्रति सड़कों पे नजर आ रहा था, टपकता था उनका प्यार बच्चों के प्रति, क्योंकि इस देश में बाकी तो सारे क्रूर किस्म के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बच्चों से प्यार ही नहीं था। तो उन्होंने उसको कहा कि बाल दिवस मनाओ ताकि बच्चों को पता चले कि फूल वाले चाचा आज पैदा हुए थे। अब उनकी पैदाइश को लेकर के बच्चा पूछ रहा है कि भाई, अब वो बच्चे आज के आपके एनलाइटेंड बच्चे हैं, वो पूछते हैं कि फूल वाले चचा ने ऐसा क्या पराक्रम किया था कि ये हमारे आइडियल बने। उनके जितने पराक्रम के काम हैं वो सार्वजनिक मंचों से नहीं बखान करे जा सकते। अद्भुत। इसलिए बदलाव के लिए छोटी छोटी चीजें करना कितना महत्वपूर्ण होता है मैं जानता हूं कि आप उससे थोड़ा आगे निकल गए हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, आपके बाद वाली जनरेशन कम से कम ये कहेगी कि जो लोग आए थे बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ बातों से उन्होंने हमारा यहां का सिस्टम ठीक कर दिया। जो प्रोग्रामिंग थी लैपटॉप की वो ठीक कर दी उन्होंने। इसलिए बटन सही दबेगा
तो प्रोग्रामिंग ठीक होगी, और जब प्रोग्रामिंग ठीक होगी तो आप सच को सच कहेंगे। तो 14 नवंबर को सुना सुबह से कहीं आपने बच्चों की झांकियां निकल रही हैं कहीं सुबह 14 तारीख है, अब तो 12:30 बज गए, अब तक तो टीवी में इतनी खबरें आ चुकी हैं, चचा ने ये किया था, चचा ने ये किया था, चचा ने ये कर दिया था, चचा ना होते तो देश ना होता। यही है, इसलिए एक मुहिम चलाई हमने और पब्लिकली चलाई, इसलिए कि आज हम ये नहीं कह सकते कि यार हमारी बात अखबार नहीं छापता, टेलीविजन नहीं छापता, हम तो उस दुनिया के लोग हैं, तो इसलिए हमको पता है कि वहां क्या होता है। तब हमने इसी सोशल मीडिया को अपना रास्ता बनाया और जहां जहां भी गए उसको हर उस अंदाज में कहा कि एक आम आदमी की समझ में आ जाए, क्योंकि मानते हैं लोग कि आम आदमी सत्ता के शीर्ष पे है, उसकी समझ में आ गया। और जब उसकी समझ में आया तो उसने हमसे, हम क्रेडिट लेने नहीं गए, हम अकेले थे, तब इस बात से खुश हुए कि हमारी बात जो हम चाहते थे वो हो गई। अब इसके नीचे इस सर्टिफिकेट से लेकर के कितनों को एमपी बनना है कि हमने मुहिम चलाई थी, हमने मुहिम, वो लेते रहे, हमारा एजेंडा नहीं है। उसने बाकायदा घोषणा की कि 14 नवंबर को पैदा हुए थे, इसको तो बदला नहीं जा सकता। उसने कहा, और हमारी मांग के साथ ये था कि अगर बच्चों को कोई माँ ऐसी है, आप बताएं दुनिया में, आपकी मेरी माँ, कि आपको जब वो कहानी सुनाती हो तो किसी डरपोक की, किसी कायर की, किसी भगोड़े की कहानी सुनाती है। माँ हमेशा किसी बहादुर कैरेक्टर की कहानी सुनाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहादुर देखना चाहती है। यही वजह होती है, डरपोकों की तो नहीं कहानी सुनाती। लेकिन आप सोचिए कि भारत माता में हमें कहानी सुनाना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, तो भारत माता के सीने पे कई ऐसे लोग बैठ गए, तो जो भारत माता बताना चाहती थी कि तुम्हारा असली पिता कौन है, उस माँ का मुंह बंद कर दिया और कहा यही तुम्हारे पिताजी, वो जो गुजरात से आए थे, लाठी वाले हैं। और कहा है कि वो कौन है, राष्ट्रपिता। राष्ट्र और देश में फर्क है मेरे भाई। राष्ट्र अनादिकाल से है, राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता, पुलिस से, आर्मी से नहीं चलता, लेकिन वो राष्ट्रपिता हैं। ऐसा लगता है कि 1947 को भारत पैदा हुआ था, उसी दिन पिताजी पैदा हो गए। नहीं, ये बात एकेडमिक कर रहा हूं।